हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सनशाइन एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं तथा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे शून्य एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक है। सेकंड है, पाई एक परिमेय संख्या है जिसका मान 22/7 या 3.14 के लगभग बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है। पाई पाई एक अपरिमेय संख्या है। हमेशा क्वेश्चन में यह पूछा जाता है, पाई एक संख्या है, ऑप्शन में परिमेय है अपरिमेय इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान 22/7 या 3.14 होता है। यदि हम 22 में 7 का भाग देंगे तो 3.14 के लगभग बराबर आएगा। ओके। तो इसके बाद है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछी जाए तो होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है फ्रेंड? 2 है। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, इससे छोटी कोई अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। इसके आगे जातीय मान की अगर हम बात करें, जातीय मान क्या है? जातीय मान किसी संख्या के अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, चाहे वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो, उस अंक का जातीय मान या वास्तविक मान कहलाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए लें 39564, इस संख्या में 9 का वास्तविक मान 9 ही है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। यदि 5 को समझें तो 5 का स्थानीय मान 5 का जातीय मान 5 ही है। ठीक है। तो ये जातीय मान होता है फ्रेंड। सेकंड, इसके बाद हम देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान को कैसे डिफाइन करते हैं? किसी संख्या में अंक का वह मान जो उसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। किसी भी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि स्थानों पर स्थित अंकों के स्थानीय मान निकालने के लिए उस अंक में क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि से गुणा करते हैं। तो इस प्रकार संख्या का स्थानीय मान निकाला जाता है। ओके, आगे चलते हैं। हम आते हैं प्राकृतिक संख्याओं पर फ्रेंड्स। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो वस्तु की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। एक से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी भी हो, ये सब कंटिन्यू इनको गिनती गिनेंगे हम एक से अगर, तो ये प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं। इसमें शून्य को हमने नहीं गिना। क्यों नहीं गिना? शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। अगर क्वेश्चन में अक्सर दोस्तों ये भी पूछा जाता है, शून्य प्राकृतिक संख्या है या नहीं है, इस तरह के ऑप्शंस आते हैं, तो शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। ओके। क्योंकि किसी भी वस्तु की गणना 1 से प्रारंभ करते हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्याएं वही होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इसलिए जिनकी संख्या 1 से स्टार्ट होकर आगे बढ़ती है, तो वे सब प्राकृतिक संख्या है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, तथा सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे हमने अब 1, 2, 3 में 0 को भी शामिल कर लिया, तो ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो यदि इनमें से 0 को शामिल ना किया जाए
तो वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब प्राकृतिक संख्या हो गई। और अगर जीरो भी इसमें शामिल कर लें, जीरो से 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सब पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी जब जीरो को शामिल कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्याएं जैसा अभी हमने पढ़ा, जीरो से लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये सब पूर्ण संख्याएं होती हैं, तथा ये तो हैं धनात्मक। अगर इनके साथ में ऋणात्मक को भी शामिल कर लिया जाए, इनके साथ यदि ये पूर्ण संख्याएं हैं, इनके साथ यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तो वे पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, तो वे पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। केवल दो एक सम अभाज्य संख्या है। दो एक सम है, कैसे है? दो सम संख्या है, दो को हमेशा फ्रेंड्स सम संख्या माना जाता है। ये क्या है? और विषम कौन सी होती है? विषम संख्या 3 एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, तो दो क्या है? विषम है। 2 4 6 8 ये सब सम संख्या है। तो दो एक सम है और अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये भी फैक्ट याद रखना पड़ेगा आपको। संख्या पद्धति को समझने के लिए इन फैक्ट्स को याद करना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। 0 से 100 के मध्य कुल कितनी संख्याएं आती हैं? 0 से 100 तक कुल 25 संख्याएं हैं। ये आप याद रखोगे तो पेपर एग्ज़ाम में आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा कि 1 से 10 तक इतनी और 20 30 में के बीच में 100 तक आप गिनोगे, टाइम बहुत लग जाएगा। इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिए। 7 11 ये स्वयं से ही विभाज्य होती हैं, इसलिए ये अभाज्य संख्याएं, ये किसी और से विभाज्य नहीं हो सकती हैं, ये कि सिर्फ स्वयं से ही विभाज्य होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, इसको हम भाज्य पढ़ेंगे, अभाज्य हो गया है। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, और अगला पॉइंट ये है हमारा, ये भी मिसप्रिंट है थोड़ा सा, इसको भाज्य पढ़ेंगे हम। भाज्य संख्याएं सम तथा विषम दोनों हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? 4 6, 4 क्या है? 2 से विभाज्य है, ये भाज्य है। 3 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। 6 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, ये भी भाज्य है। ये 2 से भाज्य है, इसलिए ये भी भाज्य है। तो ये दोनों भाज्य हैं। तो अब ये क्या हो गई? सम है, सम संख्याएं हैं। विषम कौन सी होती हैं? 9 9 जो है, 9 क्या है? विषम संख्या है, साथ में भाज्य है। तो क्या कह रहा है ये? इसको भाज्य पढ़ना है। भाज्य संख्याएं सम तथा विषम दोनों हो सकती हैं। तो 9 एक भाज्य संख्या है और विषम है, तो विषम है ना। क्या कह रहा है? भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं। 9 भी एक भाज्य है, 4 भी एक भाज्य है। तो क्या हुआ? ये एक सम है और ये एक विषम है। 9 विषम है, 4 सम है ना। तो सम और विषम दोनों हो सकती हैं भाज्य संख्याएं। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये मिसप्रिंट है, इसको भाज्य पढ़ना है। यहाँ ये भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आया ना समझ में? इसके अलावा फ्रेंड्स, आने वाले वीडियोस में मैं आपको चैप्टर वाइज मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कभी पूछे ही नहीं गए एग्ज़ाम में, उनको मैं नहीं कराऊंगा। आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो क्वेश्चन करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आने वाले वीडियोस में करवाऊंगा सॉल्व। साथ ही आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और अच्छी ट्रिक्स, सारे चैप्टर वाइज मैथ के वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, आपको आने वाले वीडियो की जानकारी जल्दी
हासिल हो सकेगी। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।